बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है आरएलसी सर्किट। इसके अंदर हम लोगों ने रिस्पांस मालूम किए हैं। आरएलसी देख के ये अंदाज़ा हो गया होगा कि इसके अंदर हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होंगे, एक रेजिस्टर, दूसरा इंडक्टर, तीसरा कैपेसिटर। जब भी हमारे पास आरएलसी का सर्किट आता है तो सबसे पहले माइंड में ये चीज़ लेके आनी है कि आपको इनिशियल वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। देन उसके बाद आपको सिंपल सा जो आपको क्वेश्चन में गिवन है उसके मुताबिक आपने सर्किट ट्रांसफॉर्म करना है। चलिए हम देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें इसके अंदर रिक्वायर्ड है। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है कि हमारे पास एक सोर्स का करंट मौजूद है जो कि पूरी की पूरी मैच में फ़्लो कर रहा है, और R1 हमें फाइंड आउट करना है, और इनिशियल वैल्यू दी हुई है कैपेसिटर की V0 प्लस। हमें इनिशियल वैल्यू पता है, हमें निकालना क्या है, वोल्टेज निकालना है 2 मिली सेकेंड के ऊपर, और सेटलिंग टाइम। इस वीडियो के अंदर मैंने सेटलिंग टाइम अभी नहीं निकाला है, अभी हमने जस्ट VT को फाइंड आउट करना सीखना है। इसमें आपको बताते चलूँ कि हमारे पास जो इंडक्टर का वोल्टेज होता है वो 0 नेगेटिव और 0 पॉजिटिव पे सेम होता है। ये हमारे पास कंडीशन होती है कैपेसिटर के लिए, एंड देन एक हमारे पास होती है करंट के लिए जो कि इंडक्टर के लिए हम जिसे कहते हैं वो भी सेम होता है। तो हम उसे भी देख लेते हैं कि उसके लिए कंडीशन क्या होती है। जो IL ऑफ इंडक्टर है वो 0, जो कि हम लेस देन 0, ये 0 का मतलब ये है कि फॉर सपोज हम सपोज करते हैं कि हमारे पास टाइम होता है 0, ठीक है। अब टाइम जब आगे बढ़ता है फॉर सपोज 0.0001, तो लेट सपोज हम इसे कह देते हैं 0 पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये लिमिट बता रहा है कि ये पॉजिटिव हुआ है, इस मीन कि ये 0 से थोड़ी सी वैल्यू प्रोसीड हुई है। इसी तरह से अगर हम बात करें पीछे की तरफ की, तो वी कैन से डैट 0.00001, क्योंकि हम टाइम भी मिली और माइक्रो सेकंड में देख रहे होते हैं, इससे छोटी यूनिट भी होती हैं, और हम उसको कंसीडर कर लेते हैं 0 नेगेटिव। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि इंडक्टर का करंट 0 नेगेटिव पर और इंडक्टर का करंट 0 पॉजिटिव पर सेम होता है। तो ये नोट था आपके, ये आपको पता होना चाहिए कि हमने किस तरह निकाला है। ये कंडीशन याद होंगी तो आपके लिए बहुत इजी है हर चीज़ फाइंड करना। अब आपको एक और हिंट इसके अंदर दे दूं। हमारे पास अगर जब भी RLC आ जाएगा तो आपने सबसे पहले क्या निकालना है, इनिशियल वोल्टेजेस और उसके इनिशियल करंट। ये लाजमी है कि आपको कैपेसिटर का वोल्टेज और इंडक्टर का करंट मालूम होना चाहिए इस RLC वाले टॉपिक के अंदर। अगर आपको एक चीज़ दी हुई है, और जिस तरह हमें इस क्वेश्चन के अंदर वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर दिया हुआ है, हमें वोल्टेज ऑफ करंट ऑफ इंडक्टर फाइंड आउट करना है खुद। देखते हैं हम इसमें यहाँ क्या किया। लेट्स सपोज पहले हमने सर्किट देखा। 0 नेगेटिव का मतलब होता है कि हमारे पास जो ये की है उससे पहले जब ये की क्लोज नहीं होगी तो हमारे पास सर्किट किस तरह का ट्रांसफॉर्म होगा। सर्किट हमारे पास ट्रांसफॉर्म होगा कुछ इस तरह का, और जब भी हमारे पास सोर्स मौजूद होती है तो इंडक्टर जो होता है वो हमेशा शॉर्ट हो जाता है, और कैपेसिटर ओपन पाथ को शो करता है। जैसे कि हमने यहाँ पे बना दिया ओपन पाथ, ये ओपन पाथ को शो कर रहा है हमारे पास। एंड ये हमारे पास इंडक्टर था जिसके यहाँ पे शॉर्ट कर दिया गया है। तो हमारे पास सर्किट जो सिंपल सा बन चुका है। अब हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है IL। एक बात और आपने याद रखनी है, जो हमारे पास मैश होता है उसके अंदर करंट किसका फ्लो करता है, इंडक्टर का करंट फ्लो करता है। ये बात आपने याद रखनी है। अब सिंपल था, हमने यहाँ पर CDR अप्लाई करना है। हमने किस ब्रांच पे निकालना है, R1 के ऊपर। CDR का फॉर्मूला वो ये होता है कि हमारे पास पूरे मैश का करंट मालूम हो, जो कि हमें पता है 30 मिली एम्प्स। देन इसका फॉर्मूला सिंपल सा ये था कि टोटल करंट ऑफ मैश मल्टीप्लाई बाय अदरवाइज रजिस्टर, जिसके ऊपर निकालना है उसका वो रजिस्टर नहीं लेना, उसका अगला वाला लेना है जिसके ऊपर हमें फाइंड आउट नहीं करना। जैसे फॉर सपोज मैंने 5 ले लिया, देन R1 प्लस जिस पे हमने निकालना है करंट, और जो अदरवाइज रेजिस्टेंस है उसको हमने सम करना है।
सिंपल से हमारे पास आई एल निकल आएगा। इस तरह हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, आई एल हमारे पास आ गया। देन अब हम लोग देखते हैं कि हम वोल्टेज ऑफ रजिस्टर कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमने R1 भी यहाँ पे फाइंड आउट करना है। जब हमारे पास R1 फाइंड आउट हो जाएगा तो हम यहाँ पे IL भी निकाल सकते हैं। तो R1 को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है कि सिंपल सा ओम लॉ लगा दें यहाँ पे, V इज इक्वल टू आई आर। अब हमारे पास V कौन सा है, वोल्टेज है जो कि कैपेसिटर को प्रोवाइड करेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो हमारे पास ये जो वोल्टेज है वो इस नोड के ऊपर भी होगा, इसे मैं कह देता हूँ VC। तो इन जनरल में इसे कह सकता हूँ कि VC इज इक्वल टू, और जो करंट अभी मैंने आपको बताया करंट कौन सा फ्लो होगा, IL, इंडक्टर का करंट फ्लो होगा। और किस ब्रांच पे निकालना है, R1, सिंपल R1। तो देखें हमारे पास VC है, VC हमें पता है कि 6 दिया हुआ है, इज इक्वल टू IL हमने निकाल लिया अभी, और सिंपल था R1। ये देखें V इज इक्वल टू IL R1, हमने IL की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की मल्टीप्लाई बाय R1, इसको हमने सॉल्व किया और बाकी नीचे वाले प्रोडक्ट को ऊपर ले गए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा R1 इज इक्वल टू -5.12 ओम्स। आपको एक बात और बता दूं, जो हमारे पास रेजिस्टेंस होती है वो कभी भी नेगेटिव फॉर्म में नहीं होती। अगर आपके पास कभी नेगेटिव आ जाए रेजिस्टेंस तो आपने उसको क्या करना है, रेजिस्टेंस आर ऑलवेज पॉजिटिव, सो आपने यहाँ पे माइनस की जगह प्लस कर देना है। आपके पास R1 आ गया। नाउ वी आर फाइंडिंग द IL करंट। हमारे पास फॉर्मूला था ये रहा, हमने IL फाइंड आउट किया था। अब हमारे पास R1 भी आ गया है। अब R1 को जब हम लोग इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास कौन सा करंट आ जाएगा, IL भी आ जाएगा। अब देखते हैं किस तरह हमने फाइंड आउट किया है। ये मेरे पास 10 फार्मूला था। अब मैंने 5 प्लस R1 मेरे पास क्या आया था 5.12, उसको मैंने ऐड किया तो 10.12 आया। देन सिंप्लीफाई डिवाइड करूँगा तो 14.8 मिली एम्स आएगा। अच्छा, यहाँ पे एक करेक्शन और करनी है हमने, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गई है, राइटिंग हो गई है। यहाँ पे R1 नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5 है, ठीक है। देखिए अब हमने क्या क्या फाइंड आउट कर लिया, IL। अब हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आ गई हैं। अब हमें पता है कि अब हमें V भी पता है जो कि हमें गिवन था 6। अब हमें IL भी निकाल लिया है जो कि कितना आया है 14.8 मिली एम्स। अब आपने ये कर लिया। अब आपने निकालना है T ग्रेटर देन 0 पे। सब फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा कि आपने इनिशियल कंडीशन पे निकालना है सारी की सारी चीज़ें। देन T लेस देन 0 पर, तो T लेस देन 0 पर हमने क्या क्या निकालना है कि हमें वोल्टेजेस भी निकालने हैं 0 पर, करंट भी निकालना है 0 पर। अब हमारे पास आता है T ग्रेटर देन 0। अब आपके पास जब भी RLC का सर्किट आएगा तो आपने अपना सबसे पहले अपना सर्किट देखना है कि आपके पास कौन सी फॉर्म आ रही है। अब देखते हैं ज़रा हम अपना सर्किट, सबसे पहले वाला हमारे पास सर्किट कौन सा था, ये वाला मौजूद है। जब हम बात करते हैं T ग्रेटर देन 0 की, T ग्रेटर देन 0 पे ये जो हमारी की है, ये वाली जो हमारी की है ये क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास सर्किट किस तरह बनेगा। अच्छा, आपको एक और चीज़ बता दूं, जब हम ग्रेटर देन 0 की बात करेंगे तो सोर्स हमारी कट हो जाएगी, वोल्टेज कैपेसिटर सप्लाई ऐसी आ जाएगी। देन हमने यहाँ पे देखना है कि हमारा जो सर्किट है वो बिहेव किस तरह करेगा। तो आपको बताता चलूँ, यहाँ से हमारा करंट फ्लो होगा, ठीक है। देन ये हमारे पास जो रेजिस्टेंस है बाईपास हो जाएगा। बाईपास का मतलब होता है कि ये नेगलेक्ट हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे देखें आपको एक रेजिस्टेंस मिल रही है, अगर वो इस पास से आएगा तो यहाँ पे उसे एक भी रेजिस्टेंस, बाईपास होने का मतलब ये है कि जहाँ करंट हमेशा वहाँ फ्लो करते हैं जहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। अब हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस मौजूद है और इस पास में एक भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो वो करंट कहाँ से फ्लो करता हुआ आ जाएगा, करंट की डायरेक्शन हो जाएगी हमारे पास सिंपल से ये वाली डायरेक्शन, ठीक है। ये बाईपास हो गया हमारे पास। देन जो हमारे पास ये रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस है, ये देखें हमारे पास जब ये कनेक्ट होगी,
ये इस तरह कनेक्ट हो गई हमारे पास। जो ये नोड है इसकी एक लेग और इसकी एक लेग, और नीचे वाली लेग क्या है, जॉइंट है। तो हम इसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में बना सकते हैं इसे इस तरह, ठीक है। तो ये हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गया विद दिस रजिस्टर कैपेसिटर। देखें ये भी क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गया, इनकी भी एक नोड जॉइंट हो गई है। या हम इसे ऐसे बनाएं या हम इसे ऐसे बनाएं, इसको यहाँ से ग्रेड बड़ा कर लिया, तो ये हमारे पास कौन सा बन गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया। अब हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए कुछ कंडीशन याद होनी चाहिए, जैसे कि अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन में। देखें ये हमारे पास सिंपल सा एक सर्किट ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इस तरह। अब आपको स्टेप नंबर 2 में ये काम करना है कि ग्रेटर देन पे निकालना है, देन कुछ सोचे समझे आपने अल्फ़ा और ओमेगा फाइंड करना है, ठीक है। सबको पता है कि सीरीज़ में हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू अलग होती है और ओमेगा की और पैरेलल में अल्फ़ा की वैल्यू चेंज होती है। तो मैंने देखा पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो हम सीधा अल्फ़ा का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि बराबर होता है 1/2 RC के अंदर। हम वैल्यूज़ हमें पता है सारी, हमने वैल्यूज़ का सब्स्टिट्यूट करना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। देन इस तरह हमारे पास ओमेगा है, ओमेगा का फॉर्मूला रखा 1/√LC। इसे हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हमने पुट किया, हमारे पास सिंपल सा ओमेगा भी आ गया। अब हमने कंडीशंस चेक करनी है जो कि डैम्पिंग को चेक करने के लिए आती हैं। अब हमने देखा अल्फ़ा भी बराबर हो गया और ओमेगा भी बराबर हो गया। जब ये बराबर हो जाते हैं तो हमारे पास ये क्रिटिकल डैम्प कहलाता है हमारे पास। अब हमने फाइंड आउट करना है VT। अब क्रिटिकल डैम्प के लिए फार्मूला हमारे पास होता है VT इज इक्वल टू e⁻∞ ब्रैकेट A1T + A2। ये सीरीज़ के लिए अलग होता है और पैरेलल के लिए अलग होता है, तो ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा फार्मूलाज। देन हमने यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू पुट की और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन किए। अब हमने यहाँ पे इनिशियल कंडीशन लगानी है। इनिशियल कंडीशन वो होती है जिसके ज़रिए हम किसी भी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, कांस्टेंट कोएफिशिएंट को, ठीक है। तो जब हमने यहाँ पे टी टाइम 0 रखा तो V0 इज इक्वल टू T0 हो गया हमारे पास। जब ये 0 हो जाएगा तो आप सबको पता है कि किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करें तो वो पावर 0 हो जाती है, और किसी भी चीज़ की पावर 0 हमेशा 1 के बराबर होती है, ठीक है। तो ई की पावर 0 भी 1 के बराबर हो गई, तो हमारे पास सिंपल A2 आ गया 6। अब हम आगे जाते हैं। अब हमने तीसरे स्टेप में काम करना है कि जो हमारे पास इक्वेशन आएगी VT की, हमने उसको करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया इक्वेशन 1 को, तो हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला आया और हमने यहाँ पे U/V लगाना है, ठीक है। और अब हम बारी आती है इसको सॉल्व करने की। तो यहाँ पे भी हमने इनिशियल कंडीशन लगाई टाइम 0 पर, तो हमारे पास सिंप्लीफाई करके ये आ गया। T यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे T 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास सिंपल सा ये आएगा। अब यहाँ पे हमने A2 की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास एक ये इक्वेशन बन गई। लेट सपोज इसे हम कह देते हैं ये 3 है मेरी, ठीक है। अब सबसे अहम चीज़ जो है हमारे पास फाइंड आउट dV0/dt। इसके अंदर काफ़ी कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, लेकिन बहुत इजी स्टेप है इसको, और फार्मूला याद भी नहीं करना है इसमें आपको। आपने जस्ट सिंपल सा एक सर्किट देखना है, आप अपने मुताबिक इसे खुद ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए हमारे पास ये सर्किट था, ठीक है। अब आपने यहाँ पे लिखनी है इक्वेशन लिखनी है KCL की, ठीक है, किरचॉफ करंट लॉ। अब आपने देखा कि जो एक करंट है वो नीचे की तरफ जा रहा है, डायरेक्शन सेम है, ये वाली डायरेक्शन आपको लग रही है चेंज है, लेकिन ये इन शॉर्ट आएगा कहाँ, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड। जब आपको पता है कि करंट कोई लीव नहीं कर रहा है, ये इस नोड के ऊपर हम लेट सपोज कर लेते हैं कि इस नोड के ऊपर क्या कर रहा है करंट,
इसके ऊपर करंट कर रहा है हमारे पास मीट, तो करंट एंटर कोई कर नहीं रहा तो हमने 0 लिखा सिंपल। और कौन सा करंट आ रहा है, आई सी आ रहा है, आई सी आया है, फिर आई एल आया है, इनको प्लस करते जाएंगे, आई एल आया है, फिर आई आर आया है। हमने फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पर, हमने डी वी अपॉन डी टी, और अभी आपको बताया था कि जो वोल्टेज होता है हमारे पास कैपेसिटर का आता है, तो करंट हम कैपेसिटर के करंट को सेपरेट करेंगे यहाँ पर। जब हमने इसे सेपरेट किया तो हमने इक्वेशन सिंपल सी ये बन जाएगी माइनस आर माइनस आई एल, ठीक है। अब आई सी का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, सी डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस आई आर। अब हम देखते हैं कि वोल्टेज जो भी होगा वो कैपेसिटर का होगा, कैपेसिटर का हमारे पास वोल्टेज होगा जो कि यहाँ पर इन तीनों कंपोनेंट के लिए सेम है, ठीक है। तो जो इसमें से पास करेगा और जो करंट पास करेगा वो कैसे निकालेंगे, वी अपॉन आर माइनस आई एल। आई एल कौन सा है, जो कि पूरे मैच के अंदर करंट फ्लो कर रहा है। हमने सिंपल सा फार्मूला लिखा, हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, हमें याद करने की नीड नहीं है। जहाँ भी आपको डी बी टी अपॉन डी टी निकालना है तो आपने किरचॉफ करंट लॉ यूज़ करना है, ठीक है। हमने सिंपल सी वैल्यूज़ पुट की हैं जो कि हमें फाइंड पता है। तो हमारे पास डी वी 0, यहाँ पे हमारे पास 0 है, तो 0 आ गया इज इक्वल टू 6074 नेगेटिव का। देन अब हमने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है किसी इक्वेशन के अंदर, जो हमारी इक्वेशन नंबर, लेट सपोज हम इसे नाम दे देते थे, इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन 3 का, ठीक है। तो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 3। जब हमने इसे इक्वेशन 3 के अंदर सब्स्टिट्यूट करवाया तो डी वी 0 अपॉन डी टी की जगह ये वैल्यू आ गई हमारे पास A1 माइनस 3000। अब यहाँ पे हमने सिंपल से सब्स्टिट्यूशन की है, तो हमारे पास A1 इज इक्वल टू 3 माइनस 3074 आ गया। अब हमने यहाँ पे कोफिशिएंट की वैल्यूज़ पुट करनी है। अब हमारे पास A1 भी फाइंड आउट हो गया, A2 भी फाइंड आउट हो गया। तो हमने जो इक्वेशन नंबर 2 बनाई थी उसके अंदर पुट कर देंगे वी टी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 500t ब्रैकेट, हमने A1 की वैल्यू डाली विद और साथ में मल्टीप्लाई बाई टी और प्लस A2 जो कि हमारे पास 6 था। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि हमें फाइंड आउट करना है कंप्यूट V2 मिली एम्प्स पर, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव अभी ये है। तब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, इजी फॉर्मूला है इसका भी, जो हमारे पास जनरल इक्वेशन आई थी ये वाली, इसके अंदर टाइम क्या पुट करना है, 2 मिली सेकेंड। जब 2 मिली सेकेंड पुट करेंगे हमारे पास सिंपल 2 मिली सेकेंड पुट किया, टाइम की जगह क्या आ जाएगा 2 मिली सेकेंड। मिली मीन्स होता है एक्सटेंड -3, देन हमारे पास है V2 मिली ओम्स पे आ जाएगा हमारे पास आंसर -54.44 मिली वोल्ट। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर किसी भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल रिजॉल्व इट। थैंक यू।